हेलो फ्रेंड्स, एबीएम की हम एक केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बोला गया है एज पर गिवन डेटा इन द टेबल कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज। तो ये आपको कुछ डेटा गिवन है। इस डेटा के आधार पे आपको 5-6 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। तो ये सारे आपको रेशियो कैलकुलेट करने होंगे। करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, डेप इक्विटी रेशियो। तो इन रेशियोज को समझने से पहले हम शॉर्ट में थोड़ा सा इस टेबल को समझ लेते हैं। उसके बाद हमारे लिए ये रेशियो सॉल्व करना बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, टेबल समझते हैं पहले। इसमें मान लीजिए ज़्यादा लिखा नहीं है, XYZ यूनिट है, उसका ये डेटा है। कैश 1,60,000 का उनके पास है। सन्ड्री डेटर्स कौन से लोग होते हैं? ये वो होते हैं जिनको हमने उधार में कोई सामान दिया होता है और बदले में पेमेंट आनी है। मान लीजिए आप कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, मान लीजिए आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं और आप कुछ प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। तो आपने आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदता है, तो आपने उसको उधार में दे दिया। उस जिसको जो भी आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है, मान लीजिए उसकी कोई दुकान है, उसको वो प्रोडक्ट अपनी दुकान के लिए चाहिए। लेकिन अभी उसने नई नई दुकान खोली तो उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो उसने बोला आप मुझे उधार में दे दो। तो आपने अपने कुछ प्रोडक्ट जो कि आपने मैन्युफैक्चर किए, वो उस दुकानदार को अपने उधार में दे दिए। तो दुकानदार वाला हो जाएगा डेटर। और ये सन्ड्री, ये जो वर्ड है सन्ड्री, तब लगता है जब किसी शॉर्ट टर्म की बात होगी। 2 महीना, 3 महीना, 45 दिन, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपने उधार उसको दिया है। उधार में सामान, इसमें पैसों की बात कभी नहीं होती है, इसमें सामान की बात होगी। ठीक है, तो सन्ड्री डेटर्स यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपने उनको सामान उधार कर दिया है। तो वो हो गया आपके सन्डे डेटर्स। तो 3,60,000 का सामान दिया है जिसकी पेमेंट अभी आएगी। टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया और ये टेम्पररी का पर्पस, इसका क्या मतलब हुआ? टेम्पररी का मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, बहुत जल्दी आपके पास पैसे वापस आ जाएंगे, विद इन ए ईयर मैक्सिमम। स्टॉक, आपके पास जो सामान रखा है उसका जो स्टॉक है उसकी वैल्यू 21,60,000 रुपये है। प्रीपेड एक्सपेंस 12,000 के। अब ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस उसको बोला जाता है जो हम एडवांस में पे कर देते हैं। मान लीजिए आप किसी नई जगह पे आपकी पोस्टिंग हुई है बैंक में, और नई जगह पे पोस्टिंग हुई है और उस दुकान वाले ने बोला कि इसका ये जो घर है इसको मेंटेनेंस का आपको एडवांस में पे करना होगा। तो आपने बोला कितना टाइम का? तो उसने बोला कि 6 महीने का मेंटेनेंस चार्ज आपको एडवांस में पे करना है। मान लीजिए पर मंथ का 2,000 है, तो उसने बोला 6 महीने का आपको 12,000 एडवांस में देना पड़ेगा। तो आप उसको एडवांस में पे कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। यानी एडवांस में आपने वो एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिए जो कि कुछ टाइम बाद आपको पे करने चाहिए थे। एडवांस में ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे इनकम टैक्स आपने एडवांस में कुछ इस तरह का पे किया, वो सब प्रीपेड एक्सपेंस में आ जाएगा। और वो सब भी हमारा करंट एसेट ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अभी वो पैसा हमारा है और वो लाइबिलिटी हमारी नहीं हुई है। जैसे मान लीजिए, देखा जाए तो उसने आपको मेंटेनेंस चार्ज 6 मंथ का आपके मकान मालिक ने पहले ही आपसे ले लिया। तो पहले महीने का हो गया 2,000। तो बाकी के जो महीने हैं, 6 महीनों का आपने एडवांस में पे किया। इसका मतलब जो बाकी के चले इस महीने का तो हमने दे दिया 2,000, बाकी का जो 10,000 है, ये अगर आप आज ही चाह रहे हैं तो इस महीने का भी अभी ड्यू नहीं बनता है। तो पूरा का पूरा 12,000 ही आपका करंट एसेट है। क्यों पूरा का पूरा करंट एसेट? क्योंकि अभी आपने उसको यूज नहीं किया, अभी आप वहां गए नहीं, अभी आप रहना आपने शुरू नहीं किया। कि अगर आपने रहना भी शुरू किया तो उस मंथ का लेना चाहिए। बाकी के जो 5 मंथ्स है, आपको नहीं मालूम कि 5 मंथ आप रहोगे नहीं रहोगे, तो ऐसा माना जाता है कि वो पैसा हमारा है और अभी हमारी वो लायबिलिटी नहीं आई है, तो इसलिए वो हमारे करंट एसेट है। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा करंट एसेट रहते हैं, जो कि 12,000 है। टोटल करंट एसेट हो गए 30,52,000 के। और टोटल असेट्स हो गए। करंट असेट्स और असेट्स में, टोटल असेट्स में डिफरेंस क्या हुआ? करंट असेट्स मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो हमारे हैं, और टोटल असेट में सारी चीजें आ जाएंगी। मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई मशीन खरीदी है, इसमें से डेटा दिया नहीं है। मान लीजिए अगर मशीन होती आपकी, तो वो आपका लॉन्ग टर्म असेट हो जाता। ठीक है, तो वो आपका करंट असेट नहीं होता। तो इसीलिए टोटल असेट का वैल्यू है 64 लाख, और उसमें से करंट असेट्स की वैल्यू है 30,52,000, 30,52,000। करंट लाइबिलिटीज आपकी 80,000 की है, ये 8 लाख की है, सॉरी। करंट लाइबिलिटीज आपकी 8 लाख है। लोन, लोन मतलब आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो वो कितने का है? 16 लाख का आपने लोन लिया है। कैपिटल, कैपिटल क्या होती है? ये वो पैसा होता है जो कि ऑनर अपनी पॉकेट से लेके आता है, किसी बिजनेस में लगाता है, वो हो गई बिजनेस की कैपिटल। और एक हो गया रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है? आप हर साल जितना भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसमें से कुछ पैसे को आप अलग से अपना प्रॉफिट के साथ ऐड करते चलते हैं, कैपिटल के साथ ऐड करते चलते हैं। उसी को बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग। मतलब प्रॉफिट में से कुछ पैसे को अलग से रखना, वो हो गया रिटेन्ड अर्निंग। तो इधर की जो टेबल में जो जो टर्म्स थी, हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। कैश, यूनिट के पास जो कैश रखा है। सन्डे डेटर्स, यूनिट ने उधार में कोई सामान दिया है और उस सामान की कीमत है 3,60,000, 2-3 महीने में वो पैसा आ जाएगा। टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपके पास वो पैसा आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। टेम्पररी मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन। स्टॉक, आपके पास जो सामान रखा है उसकी वैल्यू है 21,60,000। प्रीपेड एक्सपेंस, अभी एक्सपेंसेस थे नहीं लेकिन आपको एडवांस में पे करने पड़े, तो हो गए प्रीपेड एक्सपेंस, और वो हमेशा करंट एसेट होता है। टोटल करंट एसेट इन सबका सम अप हो जाएगा। और करंट एसेट आपको मैंने बताया जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए विद इन द ईयर
वो आपके पास रहते हैं, बाद में वो खर्च हो जाते हैं, उसको बोला जाता है टोटल करंट एसेट। टोटल एसेट्स, इसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स भी आ जाएंगे। जैसे आपके पास कैश रखा है, वो तो आपका करंट एसेट हो गया। आपके पास कोई मशीन रखी जो आप लॉन्ग टर्म यूज करोगे, या आपके पास फर्नीचर है जो आप 8 या 10 साल तक यूज करोगे, तो वो लॉन्ग टर्म हो गए, उसको बोला जाए वो टोटल एसेट में आ जाएगा। टोटल एसेट में करंट एसेट भी आ जाते हैं और लॉन्ग टर्म एसेट भी आ जाते हैं, जिसकी वैल्यू 64 लाख दी है। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज क्या होता है, मतलब शॉर्ट टर्म की हमारी लाइबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म में हमें पे करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे करंट लाइबिलिटी कैसे लेते हैं, हमारे एक फ्रेंड ने हमसे, सॉरी, हमने अपने किसी फ्रेंड से 50,000 उधार मांगा और हमने बोला कि आपको 3 महीने में ये 50,000 वापस कर देंगे, तो वो होगी करंट लाइबिलिटी। करंट क्यों यूज किया, क्योंकि विद इन अ ईयर, 1 साल से अंदर अंदर हमें उसको पे करना है, 3 महीने 1 साल के अंदर अंदर है। और लाइबिलिटीज क्यों, क्योंकि हमें वापस करना है वो पैसा, वो हमारा नहीं है, वो हमें वापस करना है, तो वो लाइबिलिटीज होती है। या 6 महीने के लिए आपने कोई लोन लिया, शॉर्ट ड्यूरेशन का पर्सनल लोन, वो आपकी लाइबिलिटीज होगी। या गोल्ड लोन आपने लिया 1 साल के लिए, विद इन अ ईयर आपको पे करना है, वो हो गया आपकी करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, 9 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, इस तरह से 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, उसको बोला जाता है करंट लाइबिलिटीज। लोन जो है, बैंकों से जो कस्टमर जनरली लोन लेता है, ये वो लोन है। कैपिटल क्या हो गया, अपना जो पैसा लगाता है, ऑनर अपना पैसा लेके आता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको कैपिटल बोलते हैं। रिटेन अर्निंग क्या होता है, हर साल आप जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, कुछ पैसे को कैपिटल के साथ ऐड करते चलते हैं, उसको बोला जाता है रिटेन अर्निंग। ठीक है, ये टेबल में सारी टर्म समझ समझ में आ गई। ये टर्म समझने के बाद आपके रेशियो सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। तो लेफ्ट वाला टेबल हो गया, अब इधर वाला भी देख लेते हैं। सेल्स, आपने कितने रुपए की सेल की, आपने जो भी सामान बेचा साल भर में, उसकी कितनी सेल्स है, तो 40 लाख की सेल्स हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स का मतलब, इन दो में बहुत फर्क है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स और सेल्स में बहुत फर्क है। क्या फर्क है, मान लीजिए मैंने मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो पेन बनाती है, या कॉपी बनाती है, किताब बनाती है, इस तरीके की चीज़ें प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मेरी वो जो कंपनी वो मैन्युफैक्चर करती है। तो एक पेन का मुझे खर्चा आया मान लीजिए 5 रुपये, एक पेन का मुझे खर्चा आया मान लीजिए 5 रुपये, और उस पेन को मैं बेचती हूँ 10 रुपये में, तो 5 रुपये होगी मेरी कॉस्ट, और उसको सेल कर रही हूँ मैं 10 रुपये में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स मतलब जो गुड्स हमने बेचे हैं उसकी कितनी कॉस्ट है, वो कितने में हमें, कितने में हमारे को पड़ा है, उसका कीमत कितने का हमें बना है, कितने का हमने मैन्युफैक्चर किया। और सेल्स हमेशा ज़्यादा का होगा, अगर 5 रुपये का पेन है तो आप 10 में बेचेंगे, या 4 रुपये की कोई चीज़ होगी आप 6 रुपये में बेचेंगे। तो हमेशा जो सेल्स है वो ज़्यादा की होगी, और जो हमें कॉस्ट पड़ी है वो कम की होगी, क्योंकि हमें रेंट भी पे करना है अपनी कंपनी का, सैलरी भी पे करनी है एम्प्लॉय को, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। और हमें अपना प्रॉफिट भी देखना है, क्योंकि हम बिजनेस चला रहे हैं, कंपनी चला रहे, तो हमारा प्रॉफिट भी कंसिडर किया जाता है। इसीलिए बाकी चीज़ें क्या होती है, हमें थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लेके इसको बेचना होता है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया कि कितने का हमने बेचा, तो कितने का, 28 लाख, यानी 28 लाख का हमें जो गुड्स हमने बेचे वो 28 लाख का पड़ा। और लेकिन सेल्स भी हमारी 40 लाख की, यानी सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया हमारा 28 लाख, और 40 लाख की सेल्स थी, तो 40 लाख में से 28 लाख गया, कितना बचा हमारा, 12 लाख। ठीक है, अभी इसके साथ हमें अगर नेट प्रॉफिट निकालना है, तो नेट प्रॉफिट कैसे आता है, जो भी हमारी सेल्स हुई होती है उसमें से हमें ऑपरेटिंग में कितना खर्चा हुआ होता है, जैसे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स ये सब क्या हो गया, ऑपरेटिंग हमें कितनी उसकी कीमत पड़ी है। और साथ साथ जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो भी हमें देखना पड़ता है, कि इंटरेस्ट हमारा कितना हमें पे करना पड़ा था। ठीक है, और उस इंटरेस्ट के बाद हमें अपने जो इंटरेस्ट के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है वो होती है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में भी दो है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स में क्या होता है, टैक्स पे करने से पहले हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ कि टैक्स पे करने के बाद हमारा कितना प्रॉफिट हमारा हुआ। ठीक है, तो यही सब इसमें होता है। तो अभी क्या हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स 28 लाख, यानी कि जो हमने गुड्स बेचे हैं उसकी कॉस्ट हमें 28 लाख आई है, हमें वो गुड्स बेचने के लिए 28 लाख खर्च करने पड़े, और जब हमने उसको सेल किया तो हमें 40 लाख रुपए मिले। इंटरेस्ट, हमने जो इंटरेस्ट पेमेंट किया, कोई लोन लिया, तो वो हो गया हमारा 1,60,000। ये कितने का, 1,60,000 है आपका। फिर नेक्स्ट आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में दो हो गया, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। तो हम क्या करेंगे, 40 लाख में से 28 लाख माइनस करेंगे, और उसमें से 1,60,000 माइनस करेंगे। तो 40 में से अगर 28 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 12 लाख। 12 लाख में से 1,60,000 माइनस करेंगे तो आएगा 10,40,000। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट। लेकिन यहाँ मुझे लिखना चाहिए था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स पे करने से पहले का नेट प्रॉफिट है। मान लीजिए टैक्स 50% पे करना है इस नेट प्रॉफिट में, तो 10,40,000 का 50% कितना हो गया, इसको आधा कर दीजिए। 10,40,000 का अगर हम 50% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5,20,000, यानी 10,40,000 में से हमारी यूनिट को 5,20,000 का तो टैक्स पे करना पड़ा। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स पे करने के बाद हमारा कितना प्रॉफिट बचा, तो 10,40,000 में से 5,20,000 अगर माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 5,20,000। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, हमने अपने प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड आगे पे किया, ये 22,000, ये अलग डेटा आपको गिवन है। आई होप आपको ये राइट वाला टेबल भी समझ में आया होगा। सेल्स, हमारी कंपनी ने कितने रुपए का सामान बना के बेचा है, कितनी उसकी वैल्यू हमें मिली है बेच के, वो हो गया सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस, जो सामान बेचा उसको बनाने में हमें कितना खर्चा लगा, वो हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो 28 लाख का खर्चा लगा,
बेच के हमें 40 लाख मिले। इंटरेस्ट हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, 1,60,000। नेट प्रॉफिट ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले हमारा कितना प्रॉफिट था। और वैसे भी जो सेल्स है, सेल्स में से जितना भी हमें ऑपरेटिंग, टोटल हमने जितने का सामान बेचा उसमें से जो भी हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट लगा, जो कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स बोलते हैं एक तरह से, कई बार आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट इस तरह से इस नाम से भी दिया होगा, वो बात दोनों सेम है। तो सेल्स में से हमने अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस की, फिर हमने जो इंटरेस्ट पे किया वो माइनस की, तो जो बच जाएगा वो वैल्यू होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वही किया है, 40 लाख में से 28 लैक्स माइनस किया, आएगा 12 लाख। 12 लाख में से 1,60,000 माइनस किया, वैल्यू आएगी 10,40,000, तो वो आ गई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से भी आपको टैक्स पे करना है, 50% मान लीजिए टैक्स है, तो 10,40,000 का 50% होता है 5,20,000। और वही वैल्यू हमें 5,20,000 माइनस करनी होगी हमारे नेट प्रॉफिट से, जो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो 10,40,000 में से अगर आप 5,20,000 माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 5,20,000। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, हमने अपने प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड पे किया, वो हो गया 2,20,000। ठीक है, ये डेटा हमने देख लिया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, अब हाँ, ये जो भी रेशो तो मैं सॉल्व करने हैं उसके लिए हमें उसके फॉर्मूले भी मालूम होने चाहिए, वो हमें खुद से मेमोराइज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आप सारा मेमोराइज करोगे, टेबल में क्या क्या वैल्यूज है सबका मतलब मैंने आपको समझाया, लेकिन ये फॉर्मूलेस आपको खुद से मेमोराइज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो करंट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? करंट रेशो को अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सारी वैल्यू आपको टेबल में से मिल जाएगी। करंट एसेट्स क्या होते हैं मैंने बताया, करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं मैंने आपको अभी टेबल के लिए एक्सप्लेन किया। तो करंट रेशो के लिए हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों ही चाहिए होंगे। तो करंट एसेट्स देखिए कितने हैं यहाँ पे, टेबल में देखेंगे करंट एसेट कितने के, ये रहा टोटल करंट एसेट कितने के, 30,52,000 के, 30,52,000, तो वो वैल्यू लिखी इन्होंने 30,52,000। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, कितनी हमारी करंट लायबिलिटीज, ये देखिए करंट लायबिलिटीज कितने की है, 8 लाख की। तो अब हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज 8 लाख है उसको यहाँ पुट कर दिया, करंट एसेट 30,52,000 के उसको पुट कर दिया। अब हम इनको डिवाइड कर देंगे, तो 30,52,000 को अगर आप 8 लाख से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, आएगा आपको 3.81, ये वैल्यू आएगी। तो ये हो गया हमारा करंट रेशो। ठीक है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और करंट रेशो ये बताता है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। 3.81 एक अच्छा करंट रेशो, यानी उनके करंट एसेट्स 3 गुना ज़्यादा है, 3.8 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज, यानी उनके असेट्स 3 गुना ज़्यादा है और लाइबिलिटीज कम है। ठीक है, तो एक अच्छा करंट रेशो बता रहा है। पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे से देखा जाता है कि करंट एसेट्स में से भी हमें कुछ चीज़ें माइनस करनी होती जो बहुत ईजिली कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाती। करंट एसेट जनरली क्या होता है, मतलब विद इन 1 ईयर हम उसको यूज़ कर लेंगे, बहुत ही लिक्विड फॉर्म में रहता है, ऐसा कंसिडर किया जाता है करंट एसेट को। पर एसिड टेस्ट का फॉर्मूला बिल्कुल करंट रेशो की तरह ही है। डिफरेंस इसमें इतना है कि करंट एसेट्स को और ज़्यादा फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने का मतलब करंट एसेट्स में से भी हम कुछ ऐसी चीज़ें माइनस करेंगे जो कि उतने ज़्यादा करंट नहीं होते नेचर में, उसको हम इसमें से माइनस करेंगे, तो वो होता है एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो का फॉर्मूला हो गया लिक्विड एसिड, उसको बोला जाता है लिक्विड एसिड। इसके लिए टर्म होती है करंट रेशो के लिए करंट एसिड, और इसके लिए होती है लिक्विड लिक्विड एसिड। तो लिक्विड एसिड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, करंट एसिड में से हम उन चीज़ों को माइनस करते हैं, किन चीज़ों को, करंट एसिड में से हम उन चीज़ों को माइनस करते हैं जो उतने ज़्यादा करंट टाइप के नेचर में नहीं होते। जैसे कि टोटल करंट एसेट्स कितने हमारे पास, 30,52,000 के। इसमें से कैश चलिए करंट एसेट्स है, सन्डे डेटर्स 2 या 3 महीने में पेमेंट आ जाएगा। टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया है तो पैसा आ जाएगा। अभी आपके पास स्टॉक रखा है, अब मालूम नहीं कब तक ये स्टॉक आपका बिकेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये माइनस हो जाएगा, इसको हम लिक्विड एसेट नहीं बोल सकते। ये करंट तो है पर लिक्विड नहीं है। अब ये करंट और लिक्विड में फर्क क्या हुआ, जैसे यहाँ पे सी ए लिखा है यानी कि करंट एसेट, यहाँ पे लिक्विड एसेट लिखा है, तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ, करंट एसेट्स मतलब जो कैश में अवेलेबल है, लिक्विड एसेट मतलब बिल्कुल वो बहुत ही फटाफट से कैश फॉर्म में है, बहुत जल्दी हमें कैश में मिल जाएंगे, उसको बोला जाता है लिक्विड एसेट। तो जो हमारी टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है चलिए वो भी हमारे को पेमेंट मिल जाएगी, तो ये तीनों चीज़ें तो हम रहने देंगे। लेकिन जो स्टॉक है, हमारे पास सामान का स्टॉक है, उसको भी हमने अपना करंट एसेट बोला है। हमने माना कि चलो 1 साल में तो बिक जाएगा, पर 100% नहीं बोल सकते कि कब वो बिकेगा, इसलिए स्टॉक को माइनस कर देंगे करंट एसेट में से लिक्विड एसेट कैलकुलेट करने के लिए। और प्रीपेड एक्सपेंस, हमने पेमेंट दे दी तो क्या वो पैसा हमें वापस मिलेगा, उसको माना जाता है करंट एसेट्स में, पर वो पैसा हमें नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस चार्ज आपने 6 महीने का पे कर दिया, अब आपको पैसा नहीं मिलेगा, यूज़ नहीं कर सकते, तो वो लिक्विड एसेट नहीं है। लिक्विड उसी को बोला जाता है जो बहुत ईजिली हम यूज़ कर सके, बहुत ईजिली हमारे पास अवेलेबल हो। ये पैसा तो एक तरह से आपका फंस गया, चला गया वो पैसा, 6 महीना पूरा होगा तो मेंटेनेंस फीस आपकी कट जाएगी, तो ये पैसा वापस आने वाला है नहीं। स्टॉक रखा हुआ है और मालूम नहीं कब तक बिकेगा, तो इसको आप लिक्विड नहीं बोल सकते, करंट एसेट बोल सकते हैं बट लिक्विड नहीं बोल सकते। तो हम क्या करते हैं, करंट लिक्विड एसेट कैलकुलेट करने के लिए जो भी टोटल करंट एसेट है 30,52,000,
उसमें से जो लिक्विड नहीं है नेचर के उसको माइनस करते हैं। तो 21,60,000 और 12,000 कितना हो गया? 21,72,000। तो टोटल करंट एसेट में इन पांचों का सम था, इन पांचों में से दो चीजें माइनस हो जाएगी। तो 30,52,000 में से आप 21,60,000 और 12,000 यानी कि 21,72,000 माइनस करेंगे। कितना आ जाएगा? 30,52,000 में से 21,72,000 माइनस करेंगे और उसको फिर आप करंट लायबिलिटी जो हमने ऊपर भी देखा था 8 लाख, चाहे तो आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं करंट लायबिलिटी कितना दिया 8 लाख, फिर हम उसको 8 लाख से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 30,52,000 में से 21,72,000 को माइनस करेंगे और उसको 8 लाख से डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.1। तो आपका एसेट टेस्ट रेशियो कितना हो गया? 1.1। ठीक है, देखिए करंट असेट्स में जो करंट फॉर्म में है तो 3.81, लिक्विड एसेट में और कम हो गया, यानी कि बहुत आसानी से लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, वो और भी कम है हमारे पास। इसको भी हमने काउंट कर लिया था कि प्रीपेड एक्सपेंस है वो भी हमारा करंट एसेट, पर वो पैसा हमें मिलेगा तो नहीं ना, तो लिक्विड में और ज़्यादा फिल्टर किया जाता है हमारे करंट एसेट्स को। ठीक है, तो 1.1 इसका आंसर आ गया। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल करंट एसेट से इन दोनों को माइनस कर लीजिए, या एक और शॉर्ट तरीका, इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, सिंपल। ये तीन ही आपके लिक्विड एसेट है, स्टॉक को तो हम इग्नोर करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंस को भी इग्नोर करेंगे, और वो रीज़न अभी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, टोटल में से इन दो को माइनस करने से अच्छा है डायरेक्टली इन तीनों को ऐड कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे आप दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा देख लेते हैं। कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो का क्या फॉर्मूला है ये हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म डेब्ट, हमने जो भी डेब्ट ली है लॉन्ग टर्म की, डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड, हमारा इक्विटी कितना है उनको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डेब्ट इक्विटी रेशो। नाम से ही पता लग रहा है डेब्ट इक्विटी, यानी कि डेब्ट को आप इक्विटी से डिवाइड कीजिए तो आपको डेब्ट इक्विटी रेशो मिलेगा। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट कितने की देखना पड़ेगा और इक्विटी फंड कितना है वो भी देखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म डेब्ट, जो लोन लिया है जनरली कुछ भी अगर लिखा ना हो तो मान लिया जाता है कि ये लॉन्ग टर्म का ही लोन होगा, अगर शॉर्ट टर्म होगा तो मेंशन होगा शॉर्ट टर्म लोन, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट उसको मान के चलेंगे कि ये लॉन्ग टर्म लोन है। तो कितने का लोन है? 16 लाख का। ठीक है, तो एक वैल्यू हमें मिल गई लॉन्ग टर्म लोन की, लॉन्ग टर्म डेब्ट की 16 लाख। ठीक है, अब हमें चाहिए इक्विटी, हमारा इक्विटी फंड कितना है? इक्विटी किसको बोला जाता है? जो हमारा कैपिटल होता है, कैपिटल यानी कि ऑनर जिस पैसे को बिजनेस में लगाया उसको बोलते हैं कैपिटल, एक तो वो, प्लस रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है? हर साल जो भी प्रॉफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन को उसमें से कुछ पैसे को वो कैपिटल के साथ रखती है अलग अकाउंट में, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो इन दोनों का सम अप, कैपिटल और जो रिटेन अर्निंग उनको उनके सम अप को बोला जाता है इक्विटी। इक्विटी फंड या टोटल इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल क्या हो गया? इक्विटी फंड क्या हो गया? टोटल जो भी कैपिटल ऑनर अपनी पॉकेट से लेके आया बिजनेस को, जो उसने लगाया जिसको हमने कैपिटल नाम दिया, उसको आपको रिटेन अर्निंग यानी हर साल प्रॉफिट से जो पैसा उसमें जमा कर रहा है अलग से, कुछ पैसे को अलग से जमा कर रहा है जिसको रिटेन अर्निंग का नाम दिया है, सो उन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, तब आपकी इक्विटी कैपिटल है। तो 20 लाख है कैपिटल, और हर साल जो उसने जमा किया अलग से अपने प्रॉफिट से जिसको रिटेन अर्निंग का हमने नाम दिया, जिसको रिटेन अर्निंग का हमने नाम दिया वो है 8,12,000। तो 20 लाख में अगर आप 8,12,000 ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा? 28,12,000, यानी हमारी इक्विटी कितनी आ गई? 28,12,000। तो कुछ नहीं करना, 16 लाख को अगर आप 28,12,000 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या रेशो मिलेगा? 0.57। तो डेब्ट इक्विटी रेशो कितना हो गया? 0.57। इस रेशो का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब डेब्ट को चुकाने के लिए जो उसकी इक्विटी है वो 0.57% है, जो कि कम है। ठीक है, तीन हो गए, चौथा देखते हैं। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट रेशो के लिए आपको फॉर्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद कितना नेट प्रॉफिट बचा, डिवाइडेड बाय सेल्स कितने की मल्टीप्लाई बाय 100। एक बार दोबारा फॉर्मूले को पढ़ेंगे। नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो भी हमें प्रॉफिट हुआ टैक्स पे करने के बाद। मान लीजिए आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसमें से आपने 20,000 का टैक्स पे कर दिया, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा? 1 लाख में से आपने 20,000 का टैक्स पे किया तो 80,000 बचा, तो वो होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट बचा था उसमें से हमने टैक्स भी पे कर दिया। अब जो वैल्यू हमें मिली है वो होगी हमारी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय सेल्स, कितने की हमने सेल्स किए, मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आपका ये नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमें देखना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स खुद से कैलकुलेट किया 5,20,000, पर अगर इसको फिर से देखना पड़े तो नेट प्रॉफिट आया था हमारा 10,40,000 का, और उसमें से 50% हमने टैक्स पे किया था, जो कि 10,40,000 का जस्ट हाफ है, 50% यानी उसका आधा, जो कि है 5,20,000। तो 10,40,000 में से आप 5,20,000 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 5,20,000। तो ये 5,20,000 हो गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या ये बोलिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू है 5,20,000। अब हम क्या करेंगे? ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। 10,40,000 से 5, 10,40,000 तो हमारा टोटल नेट प्रॉफिट था,
5,20,000 उसका 50% टैक्स था, तो इसमें से उसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5,20,000। ठीक है, और डिवाइडेड बाय सेल्स, कितने की सेल्स की हमने, देखिए ये डेटा मैंने हाईलाइट किया हुआ, सेल्स की हमने 40 लाख की, तो 40 लाख की हमारी सेल्स हुई है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट बचा 5,20,000 का, और सेल्स हुई थी 40 लाख की, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा 13%। अगर आप 5,20,000 को 40 लाख से डिवाइड करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 13 मिलेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा किस में हो गया, परसेंट में हो गया, 13%। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया, सॉरी नेट प्रॉफिट रेशो कितना आ गया, 13%। अगर इसको रेशो में कैलकुलेट करेंगे तो 0.13 आएगा, 0.13, ऐसे भी आप देख सकते हैं। चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं, कैलकुलेट रिटर्न ऑन टोटल असेट। तो टोटल असेट का रिटर्न हमें कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला वही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचा डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। तो एक बार नाम से समझते हैं, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स मतलब जो भी हमने असेट लगाए उसमें कितनी रिटर्न हुई है। रिटर्न क्या हुआ, रिटर्न हुआ कि जहां भी हमने पैसा लगाया, टोटल असेट मतलब जितनी भी आपकी असेट है उसमें आपको रिटर्न कितनी मिली है। रिटर्न हम कैसे देखते हैं, रिटर्न देखने का यही तरीका कि कितना हमें मिला। जैसे बोलते हैं ना, इतना 10% मुझे रिटर्न मिला, मतलब 10% मेरा फाइनल कमाई हुआ है। तो वैसे ही हम अपने रिटर्न को क्या डिफाइन करेंगे, हमारा रिटर्न वो है कि सब कुछ पैसा देने के बाद लास्ट में हमारे पॉकेट में कितना पैसा बचा। टैक्स पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हमने देख ली, सब माइनस कर दिया, लास्ट में हमारी पॉकेट में कितना पैसा बचा, वो हो गई हमारी रिटर्न। तो वही चीज है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स के बाद आपका जो प्रॉफिट बचा, अब ये आपका पैसा है, इसमें से आपको कुछ भी कहीं नहीं पे करना। ठीक है, आप डिविडेंड पे करोगे वो अलग चीज है, पर अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न क्या हो गया कि फाइनल हमें कितना पैसा बचा है, तो वही हो गया मेरी रिटर्न, जिसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हैं। तो रिटर्न ऑन टोटल असेट का मतलब हुआ रिटर्न डिवाइडेड बाय टोटल असेट, और रिटर्न क्या है हमारी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और क्यों है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मैंने आपको रिटर्न का मतलब बताया कि जो भी हमारा सब कुछ देने के बाद टैक्स दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, और जितना हमारा कॉस्ट पड़ा था मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट वो भी माइनस कर लिया, तो टोटल सेल्स में से ये सब माइनस कर लिया, जो लास्ट में वैल्यू बची, टैक्स भी हमने पे कर दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया, लास्ट में जो वैल्यू बची वो होगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और वही होगा हमारा रिटर्न। तो रिटर्न होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि था 5,20,000, तो वही वैल्यू हमने यहाँ लिख ली, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,20,000। और टोटल असेट कितने के देखना पड़ेगा, क्या हम इसमें टोटल करंट असेट लेंगे, नहीं, जितने हमारे करंट असेट नॉन करंट असेट सब कुछ लेंगे, यानी कि टोटल असेट इसमें लेंगे, कितना है 64 लाख। तो ये वैल्यू हम लिख देंगे टोटल एसेट यानी कि 64 लैक्स। तो 5,20,000 को आप 64 लाख से डिवाइड करेंगे, टोटल एसेट की हमने वैल्यू लिखी 64 लाख। और टोटल एसेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें हमें सब कुछ देखना पड़ेगा, हमारे करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये किसी शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही, इसलिए हम करंट एसेट की बात नहीं करेंगे। करंट एसेट जहाँ पे किसी शॉर्ट टर्म की, शॉर्ट ड्यूरेशन की बात की जाए, वहीं हम करंट एसेट को कंसिडर करते हैं। तो 5,20,000 को आप 6 लाख, सॉरी 64 लाख से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 8.12। ठीक है, 64 लाख के आपके टोटल एसेट्स हैं। तो अगर आप 5,20,000 जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको आप 64 लाख से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू मिलेगी उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8.12। क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा आ गया परसेंट, 8.12%। चलिए पांचवा भी हो गया, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने की सेल्स भी डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। तो टर्नओवर, डेटर टर्नओवर रेशो में मतलब कितने का हमने सेल्स किया उसमें हमारा जो डेटर है वो कितने हैं, टोटल सेल्स में डेटर कितने हैं। तो वही हमारा फॉर्मूला भी है, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, कितने की हमने सेल की और कितने हमारे डेटर्स हैं, वो हो जाएगा हमारा डेटर टर्नओवर रेशो। तो कितने की सेल्स की है, देखिए सेल्स की है 40 लाख की, 40 लाख की सेल्स की, तो सेल्स के बदले हम 40 लाख पुट कर देंगे। एवरेज डेटर कितने हैं, डेटर किसको बोला जाता है कि देखिए लिखा भी है सन्नी डेटर्स, 3,60,000। डेटर उनको बोला जाता है जिनको हमने सामान बना के उधार में दिया है और वो हमें 2-4 महीने के बाद हमारे सामान का पेमेंट करेंगे, वो होते हैं डेटर्स। ठीक है, ऐसे सन्ड्री क्रेडिटर्स भी होते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा होता है। कई बार ये टर्म अगर यूज आ जाए तो आपको सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स दोनों का आइडिया होना चाहिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो होते हैं जैसे हमने उधार में सामान खरीदा होता है और कुछ टाइम बाद हम उनको उनकी पेमेंट देंगे। जैसे मान लीजिए सामान बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए था, तो आपने किसी दुकान से रॉ मटेरियल उधार में लिया और आपने बोला कि 3-4 महीने में आपको रॉ मटेरियल का पैसा दे देंगे, तो वो हो गया आपके सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब उन्होंने आपको पैसा दिया, वो आपके लिए क्रेडिटर है और आप उनके लिए डेटर है। ठीक है, और ऐसी आपकी कंपनी, आपने मैन्युफैक्चर बना के किसी को सामान उधार में दिया, तो जिसको आपने सामान उधार में दिया वो आपके लिए डेटर हो गए, सन्ड्री डेटर। इसमें पूछा गया था आपसे सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिटर्न। तो सेल्स हमने देखी थी 40 लाख की ये, और एवरेज रिटर्न यानी कि मेरे सन्डे डेटर्स थे 3,60,000। और कहीं पे डेटर्स है नहीं, सिर्फ यहीं पे डेटर टर्म मेंशन है। तो 3,60,000 क्या करेंगे, 40 लाख को 3,60,000 से हम
डिवाइड कर देंगे। तो 40 लाख को 3,60,000 से करोगे तो 11.1 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका डेटर टर्नओवर रेशियो 11.1। लास्ट और सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी फंड। रिटर्न ऑन इक्विटी फंड कैसे निकालते हैं? ये वही है प्रॉफिट, जैसे आपने यहाँ पे इससे पहले देखा था ना, रिटर्न ऑन टोटल एसेट। फिफ्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, ये हमने कैसे निकाला था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रिटर्न का मैंने आपको मतलब बताया था कि फाइनली कितना पैसा बचा हमारे पास, वो हो गया मेरी रिटर्न। तो जो कि था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि हमारी टोटल सेल्स में से हमने अपना ऑपरेटिंग माइनस किया, इंटरेस्ट जो हमने पे किया वो माइनस किया, टैक्स माइनस किया, तो जो बच गया वो हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब सब कुछ माइनस करने के बाद जो हमें वैल्यू बची होता है रिटर्न। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी आपका फिफ्थ की तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी है। फर्क कितना उसमें था, रिटर्न ऑन एसेट और इसमें था रिटर्न ऑन इक्विटी फंड। वही रहेगा, रिटर्न तो कॉमन है। रिटर्न का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो चीज हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2-3 बार डिस्कस की है। तो रिटर्न का मतलब हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद का प्रॉफिट। तो चलिए, रिटर्न का मतलब हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू कितनी है? 5,20,000। कैसे आई वैल्यू 5,20,000? हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके। कितने की हमने सेल्स की? 40 लाख की। उसमें से हमने जो गुड सॉल्व किए वो थे 28 लाख के। उसमें से इंटरेस्ट हमें 1,60,000 का बैंक को पे करना पड़ गया। फिर नेट प्रॉफिट हमारा कितने का बचा? वो बचा 10,40,000 का। मतलब 40 लाख में से 28 लाख को माइनस किया और उसमें से 1,60,000, तो हमारे पास बचा 10,40,000। उसमें से भी हमारा 50% हमें टैक्स पे करना पड़ा, 50%। तो 10,40,000 में से आपने 50% टैक्स पे किया, जो कि बनता है 5,20,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब पे करने के बाद हमारा कितना प्रॉफिट बचेगा? तो वो बचेगा 5,20,000। ठीक है, 5,20,000। तो वही है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 5,20,000। वैसे इक्विटी फंड, इक्विटी क्या था? ये हमने इक्विटी पहले भी डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में। इक्विटी का मतलब कैपिटल, यानी ऑनर ने क्या पैसा अपनी पॉकेट से लगाया कंपनी को स्टार्ट करने के टाइम पे। और रिटेन अर्निंग, यानी हर साल कितना कितना पैसा वो अपने प्रॉफिट से कुछ पैसे को अलग से रखता गया, जिसको हमने रिटर्न अर्निंग का नाम दिया। तो कैपिटल और रिटेन अर्निंग के सम को ही इक्विटी बोला जाता है। ये कुछ टर्म्स है, ये भी हमें मेमोराइज करनी पड़ेगी कि इक्विटी में क्या क्या चीजें आती है, और इन सबकी बेसिक डेफिनेशन में याद करनी पड़ेगी और फॉर्मुले भी हमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इक्विटी में कैपिटल आता है और रिटेन अर्निंग आती है। कैपिटल ऑनर का पैसा होता है और रिटेन प्रॉफिट का कुछ पैसा जो हर 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 साल वो अपना जमा करता है। तो 20 में 8,12,000 ऐड करेंगे, आ जाएगा 28,12,000। ये होगी आपकी इक्विटी, 28,12,000। ठीक है, तो इक्विटी फंड में आ गया 28,12,000। आप क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमने पुट किया था ना 5,20,000, यही वैल्यू। 5,20,000 को आप 28,12,000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो 5,20,000 डिवाइडेड बाय 28,12,000, जो भी वैल्यू आएगी अगर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 18.5%। ये हो गई हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी। कितना आ गया? 18.5%। तो 5-6-7 क्वेश्चन में देख लिए, शॉर्ट में एक बार रिवाइज करेंगे। करंट रेशो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, जितने भी हमारे असेट्स है उनको लायबिलिटी से डिवाइड करना। एसिड टेस्ट होता है हमारा, जो करंट एसेट है उसको और ज़्यादा फिल्टर करना, यानी कि करंट एसेट में से हम अपने इन्वेस्टमेंट को, सॉरी स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, जो कि बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं है, बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं होने वाले, उसको माइनस कर देंगे और बाकी करंट लायबिलिटी सेम रहेगा। डेप इक्विटी रेशो आपका क्या है? डेप डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेप्ट हो गया लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी। लॉन्ग टर्म लोन कितने का लिया था? 16 लाख का। और इक्विटी कितनी थी? कैपिटल और रिटर्न अर्निंग का सम, जो कि था 28,12,000। ठीक है, डिवाइड कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट में क्या करते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट का फॉर्मुला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नॉर्मल प्रॉफिट आपको नहीं कंसिडर करना। अगर टैक्स दिया है तो टैक्स माइनस करके ही जो वैल्यू आएगी वही यहाँ पे पुट करनी है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो सेल्स हमारी कितनी थी? 40 लाख की, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 5,20,000। ये वैल्यू पुट करके 100 से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिलता। रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, तो हमारी कितनी रिटर्न है और हमारे कितने टोटल असेट्स है। रिटर्न कितना था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद जो बचा वही हमारा रिटर्न हो गया। ठीक है, जो कि 5,20,000 था। और टोटल असेट्स कितने थे वो भी हमें गिवन है, 64 लाख के। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और हमारा आंसर आ जाता, मल्टीप्लाई बाय 100 करके 8.12 इसका आंसर है। डेटा टर्नओवर रेशो क्या है? कितने की सेल्स हुई और कितने डेटर्स हैं। सेल्स हुई 40 लाख की और डेटर्स कितने हैं? 3,60,000 के। तो इनको डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बिल्कुल रिटर्न ऑन कैपिटल की तरह है, सॉरी रिटर्न ऑन एसेट की तरह। इसमें रिटर्न बाय टोटल रिटर्न, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय टोटल असेट्स है, और इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय इक्विटी है। नाम से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इनको एक बार आप देख लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।